सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं एनबी सहारन आपको पढ़ा रही हूँ कक्षा 12 के लिए इतिहास विषय। हम पढ़ रहे थे प्रथम अध्याय भारत का वैभवपूर्ण अतीत। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों में साहित्यिक स्रोत हम पढ़ चुके हैं और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत। यदि आपने पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पहले आप उन वीडियो को देख लें। उसके बाद में यदि आप आज का वीडियो देखेंगे तो आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, जिसमें साहित्यिक स्रोतों को हम पढ़ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक जो स्रोत है भारतीय इतिहास को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत है। पुरातत्व से तात्पर्य है अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करना, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी के गर्भ में जो अवशेष हैं उनको खुदाई द्वारा प्राप्त करके उस समय के मानव यानी कि प्राचीन मानव के जो भौतिक जीवन था उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो इस तरह से जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता है वह उत्खनन से प्राप्त अवशेषों पर ही आधारित है। तो इस तरह से पुरातात्विक स्रोतों को समझने के लिए आगे 5 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला है उत्खनन से प्राप्त स्रोत, दूसरा है अभिलेख, तीसरा है सिक्के और मुद्राएं, और चौथा है स्मारक और भवन, पांचवा है मूर्तियां, शैल चित्र व अन्य कलाकृतियां। तो इस तरह से पुरातात्विक स्रोतों को इस तरह से विभाजित किया गया है। उत्खनन से प्राप्त स्रोत अभिलेख, सिक्के और मुद्राएं, स्मारक व भवन, मूर्तियां, शैल चित्र व अन्य कलाकृतियां। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्खनन से प्राप्त स्रोत। उत्खनन से जो प्राप्त स्रोत हैं उनमें हमें मिलते हैं औजार, मृद भांड और अन्य कई प्रकार के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या मिलते हैं? औजार और मृद भांड। मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन। तो सबसे पहले जब पाषाण युगीन संस्कृति थी उसमें हमें पाषाण के उपकरण या औजार हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे मनुष्य ने विकास किया तो उसके बाद में उन्होंने मृद भांड बनाना सीखा, जैसे कि मिट्टी के बर्तन कहते हैं उन्हें। तो इस प्रकार से इतिहासकारों ने जो मृद भांड को जो बनाने की उनकी संस्कृति थी उनको आगे 4 भागों में बांटा है। उससे हमें उनके उत्तरोत्तर विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखिए कौन कौन सी वो 4 संस्कृतियां थी। इनको मृद भांड संस्कृति कहते हैं, जिसमें पहली थी गेरुए रंग की मृद भांड संस्कृति, जिसको कहते हैं OCP, यानी कि ऑकर कलर्ड पोट्री। और उसके बाद में दूसरी थी काले व लाल रंग की मृद भांड संस्कृति। इसको कहते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर। उसके बाद में जो तीसरी है चित्रित
सलेटी रंग की मृदभांड संस्कृति। इसको कहते हैं PGW, यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर। उसके बाद में जो चौथी थी वो थी चमकीली, वो थी उत्तरी काली चमकीली परंपरा या मृदभांड संस्कृति। तो ये होगी NBPW। तो इस तरह से उत्तरी काली चमकीली परंपरा। तो ये 4 भागों में क्या है, मृदभांड संस्कृतियों को बांटा गया है। तो औजारों और मृदभांडों के अलावा जो हमें उत्खनन से अवशेष प्राप्त होते हैं उनमें मुख्य रूप से हैं सड़कें, नालियां, स्मारक, भवन, आभूषण, मिट्टी के बर्तन या तांबे और कांसे का जब मनुष्य ने प्रयोग सीख लिया था तो उन चीजों के बने हुए बर्तन, आभूषण आदि हमें प्राप्त होते हैं। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के बाद में हमारा दूसरा पॉइंट है अभिलेख। अभिलेख यानी कि कोई शिला पर उत्कीर्ण जो लेख होता है उसको अभिलेख कहा जाता है। ये जो अभिलेख है भारतीय इतिहास को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ये भी विश्वसनीय स्रोत है, क्योंकि इनके ऊपर तिथियां अंकित होती है और ये समसामयिक होते हैं। तो देखिए अभिलेख इस प्रकार से होते हैं, इस तरह से एक शिलाओं पर या ये लिखे जाते हैं। इसमें राजा का नाम, वंश और उनकी कला व रुचियों के बारे में और उनके धर्म के बारे में और उपलब्धियां, इस तरह से कुछ जो मुख्य मुख्य घटनाएं होती है उनके बारे में लिखा जाता है। और इसका एक जो प्लस पॉइंट वो ये है कि इसमें जो जगह होती है वो सीमित होती है, इसलिए इसमें अनावश्यक रूप से कोई भी सामग्री नहीं पाई जाती है। तो इससे हमें उस तत्कालीन समय के जो शासक था या व्यक्ति विशेष था उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले जो अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं अशोक के अभिलेख। जो अशोक के अभिलेख हैं वो 4 लिपियों में प्राप्त होते हैं, जो है खरोष्ठी, ब्राह्मी, आर्मेयिक और यूनानी लिपियां। तो जो अशोक के अभिलेख हैं वो हमें तीनों रूपों में प्राप्त होते हैं। ये तीनों रूप कौन कौन से हैं तो देखिए, इसमें पहला है शिलालेख, जो शिलाओं पर उत्कीर्ण किए जाते हैं वो शिलालेख। और दूसरे प्रकार के हैं स्तंभ लेख, जो स्तंभ या फिर एक खंबे के ऊपर उत्कीर्ण किए जाते हैं उन्हें स्तंभ लेख कहा जाता है। और तीसरे हैं गुहा लेख, यानी कि जो गुफाओं के अंदर अंकित किए जाते हैं उनको गुहा लेख कहते हैं। तो इसी तरह से हमें अनेक और भी शिलालेख प्राप्त होते हैं, जैसे कि खारवेल का हाथी गुफा शिलालेख। और इसी तरह से गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख। और जूनागढ़ का रुद्रदमन का अभिलेख, रुद्रदमन, यह अभिलेख संस्कृत में लिखा गया है रुद्रदमन का। इसी तरह से हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति, तो ये इस तरह से अनेक
शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं जिससे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। व्यक्ति विशेष या फिर जो शासक हुए थे उनके नाम, वंश परंपरा, कुल, धर्म, उनका आर्थिक स्तर, उनका व्यापार, उनके राज्यों की सीमाएं आदि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से कुछ स्तंभ लेख भी महत्वपूर्ण है जिसमें है चंद्र का मेहरौली स्तंभ लेख। इसी तरह से स्कंदगुप्त का एक भीतरी स्तंभ लेख और एक समुद्रगुप्त का भी है प्रयाग स्तंभ लेख। और गुहा लेखों में जैसे अशोक का बराबर का गुहा लेख, और दशरथ का नागार्जुनी शिलालेख। तो इस तरह से हमें ये कई प्रकार के शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख प्राप्त होते हैं जिनसे हमें उन राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ ताम्र पत्रों पर भी लेख लिखे गए जिनको ताम्र लेख कहा जाता है, जिसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है प्रभावती गुप्ता का ताम्र लेख। यह बहुत ही महत्वपूर्ण ताम्र लेख है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं मूर्ति लेख। मूर्ति लेख यानी कि कुछ मूर्तियों के शीर्ष भाग में और अधोभाग में कुछ लेख लिखे जाते थे, उनको मूर्ति लेख भी कहा जाता है। जो मूर्तियां होती थी उनके ऊपरी हिस्सों पर या फिर निचले हिस्सों पर कुछ लेख लिखते थे, उनको मूर्ति लेख कहा जाता था। तो इस तरह से अभिलेखों से हम भारतीय इतिहास के जो शासक हुए थे उनके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो जानकारी होती है बहुत ही विश्वसनीय होती है क्योंकि इनके ऊपर तिथियां अंकित होती है। अभिलेखों के बाद में हमारा जो अगला पॉइंट है वो है सिक्के और मुद्राएं। तो अभिलेखों की तरह ही जो सिक्के होते थे उनके ऊपर राजाओं के या व्यक्ति विशेष के नाम, उनका वंश और उनके धर्म, राज चिन्ह और उनके कोई गौरवपूर्ण कार्य या उनकी कला आदि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इसी तरह से जैसे हम देखते हैं समुद्रगुप्त के जो सिक्के हमें प्राप्त होते हैं उसमें वह वीणा बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इससे हमें पता लगता है कि समुद्रगुप्त को उस समय वीणा का ज्ञान था। तो समुद्रगुप्त का सिक्का तो वीणा वादन के रूप में, और इसी प्रकार से हमें कुमारगुप्त का सिक्का प्राप्त होता है। उसके सिक्के से कार्तिकीय प्रकार के उसके सिक्के थे, उससे हमें पता लगता है कि वो शैव धर्म का अनुयायी था। तो इससे हमें उनके धर्म के बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है। और भारत में मौर्यों के बाद में हिंद यूनानी शासकों ने जो क्या है लेख युक्त यानी कि लिखे हुए सिक्के चलाए थे। इनके अलावा जो एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जाता है आहत या पंचमार्क सिक्के, यानी कि भारत में जो सबसे पहले सिक्के चलाए गए उनको पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। ये सिक्के चांदी के बने होते थे और कुछ सिक्के इसमें तांबे के भी होते थे। मुख्य रूप से ये चांदी के बने होते थे और इनको
आहत सिक्के या पंच मार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ऊपर ठप्पा मार करके उनके ऊपर जो प्रतीक चिन्ह अंकित किए जाते थे। इन पे कोई लेख नहीं लिखा होता था, इसलिए इनको पंच मार्क या फिर आहत सिक्के कहते थे। इनके अलावा भारत में कुषाणों ने और गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के भी चलाए, जिसमें कुषाणों ने तांबे के सिक्के भी चलाए और गुप्त शासकों ने सोने और चांदी दोनों प्रकार के सिक्के चलाए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अभिलेखों की तरह ही सिक्कों से भी हमें राजाओं के या उन शासकों के उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उनका नाम, वंश, तिथि आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनके अलावा हमें समुद्रगुप्त का एक सिक्का इस प्रकार और हमें प्राप्त होता है, जिसमें वह अश्वों के बारे में उसके ऊपर चिन्ह अंकित है, यानी कि उससे हम पता लगा सकते हैं कि उस समय उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सिक्कों से हम भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिक्कों के अलावा मुद्राओं का भी प्रचलन बढ़ा था, जिसमें कि मुद्राओं के ऊपर राजाओं के, व्यापारियों के या व्यक्ति विशेष का नाम आदि लिखा होता था। और इसी प्रकार से बसाड़, जो कि प्राचीन वैशाली है, प्राचीन वैशाली कहा जाता था पहले, वहां से हमें क्या है 274 मोहरें प्राप्त हुई थी। इसी तरह से हमें बयाना, जो भरतपुर में है, बयाना भरतपुर राजस्थान में, और जोगलथम्बी जो कि नासिक महाराष्ट्र में है, वहां से हमें बहुत ही सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिक्कों व मुद्राओं के बाद में हमारा जो अगला पॉइंट है वह है स्मारक व भवन। स्मारक व भवन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है, क्योंकि ये भूमि के ऊपर या फिर भूमि के गर्भ में जो अवशेष पाए जाते हैं, जिनमें कि चैत्य, भवन, मंदिर, दुर्ग, मठ, स्मारक आदि के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, जिनसे हमें भारतीय इतिहास के आर्थिक और सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से इन्हीं अवशेषों में से हमें मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के सभ्यता व संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और जैसे कि देवगढ़ व भीतरी गांव के जो मंदिर हैं, उनसे हमें गुप्तकालीन कला एवं संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनके अलावा भारत से अलग दूसरे देशों में भी भारतीय संस्कृति का विस्तार हुआ था, जिनकी जानकारी हमें दक्षिणी पूर्वी एशिया में कुछ अन्य देशों में बने हुए स्मारकों व भवनों से प्राप्त होती है, जिसमें तो सबसे महत्वपूर्ण है कंबोडिया देश में बना हुआ है ये अंगकोर वाट का स्मारक, और जावा में बोरोबुदुर का मंदिर। तो इन भवनों और स्मारकों से हमें ये भी पता लगता है कि भारतीय संस्कृति का जो विस्तार था भारत के अलावा अन्य देशों में भी हुआ था। तो इस तरह से हम इन स्मारकों, भवनों और मंदिरों आदि से क्या है भारतीय इतिहास की कला, संस्कृति, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है मूर्तियां, शैल चित्र व अन्य कलाकृतियां।
मूर्तियां, शैल चित्र व अन्य कलाकृतियां। तो इस तरह से हमें भारतीय इतिहास को जानने में मूर्तियां भी बहुत ही सहायक है। प्राचीन समय में जो मनुष्य है अनेक प्रकार के टेराकोटा टाइप की मूर्तियां बनाता था, जिसको कि मिट्टी की मूर्तियां कहा जाता था। और इनके अलावा टेराकोटा और इनके अलावा शैल चित्र, यानी कि जो प्राचीन मनुष्य था, प्रारंभिक जो मनुष्य था वो शैलाश्रयों में रहता था, यानी कि एक तरह से वो गुफाओं में रहता था। तो इन शैलाश्रयों की जो दीवारों पर वह चित्र अंकित करता था, यानी कि उस समय प्रारंभिक मानव जो है लिखना या पढ़ना नहीं जानता था, इसलिए वो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति चित्र द्वारा व्यक्त करते थे। तो उन शैलाश्रयों में उनके द्वारा जो बनाए गए चित्र हैं उनको शैल चित्र कहा जाता है। तो इन शैल चित्रों से हमें प्रारंभिक मानव की जो रहन सहन है, उनका जीवन स्तर है, उनकी संस्कृति और सभ्यता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इनके अलावा जो मंदिर है, दुर्ग है अनेक प्रकार के, उनकी जो भीतरी दीवारों पर, उनकी दीवारों पर जो भी कलाकृतियां बनाई जाती थी, जो भी चित्र बनाए जाते थे, उनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि दुर्गों में, तो दुर्गों की दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते थे उनको क्या कहा जाता है? भित्ति चित्र कहा जाता है। उनसे हमें अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि शैल चित्र जो है हमारे राजस्थान में, जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान है और शेखावटी है, उससे हमें अनेक प्रकार के शैल चित्र प्राप्त होते हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश का भीमबेटका और पंचमढ़ी से भी हमें शैल चित्र प्राप्त होते हैं। और इसी तरह से अजंता की जो गुफाएं हैं उनसे भी चित्र राशियां प्राप्त होती है। तो इन सभी से हमें क्या है? भारतीय इतिहास की जो कला और संस्कृति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से आज हमने पुरातात्विक जो स्रोत हैं उसको विस्तृत रूप से पढ़ा। तो इसी के साथ में भारतीय इतिहास को जानने का जो स्रोत है का टॉपिक है वो आज हमारा कंप्लीट होता है। और इसके बाद में हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक अगले टॉपिक के साथ। और इसी तरह इस वीडियो की में जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसमें से कुछ प्रश्न जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप पूरे वीडियो को देख करके उन प्रश्नों का जो जवाब है, जो टेस्ट है, वो नीचे दे सकते हैं। और इसी के साथ एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।